number of moles, number of equivalents, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और इनके क्वेश्चंस, इतना आपको मैं करा चुका हूं, है ना। आप कृपा करके बात बंद करें। मैंने कल मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करना आपको समझाया था, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना है, ये वाला दिया था कि मोलैलिटी को मोलैरिटी में, दोनों कर लिए थे। चलिए, अब आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं अपन लोग। फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी का मतलब है नंबर, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा बात नहीं, पूरा टोटल कंसंट्रेशन बोर्ड पर। फार्मूला मास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फार्मूला वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये कहलाती है फॉर्मेलिटी। अब ये किसके लिए यूज में लाई जाती है? मेनली आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl। तो NaCl इज द फार्मूला ऑफ सॉल्ट, इट इज नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तुमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि वह बनता है Na4Cl4, बनता है या नहीं? Na4Cl4 होता है एक्चुअल, लेकिन हम Na4Cl4 को NaCl लिख देते हैं। अब बताइए, यदि NaCl इसका फार्मूला है तो इसका इक्विवेलेंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ? अब फार्मूला वेट कितना हुआ? तो ज्यादातर हम फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? आयनिक कंपाउंड के लिए। क्यों? क्योंकि उन कंपाउंड्स में जो है ना, वेट उनका फार्मूला वेट होता है, ना कि मॉलिक्यूलर वेट। समझ आ गया आपको? समझ आ गया? तो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मेलिटी यूज किया जाता है। वो है मोलरिटी, पर उसको फॉर्मेलिटी हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया कि कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ 58.5 ग्राम पर लीटर NaCl सॉल्यूशन। सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 1F कितना है वेट? 58.5 ग्राम वेट दिया है, 58.5 उसका फार्मूला वेट है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 है। तो बताइए इसका आंसर क्या आया? 1F। इसको हम बोलेंगे 1 फॉर्मल सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? ये बन गया फॉर्मल सॉल्यूशन। अब 1 आगे इसलिए नहीं लगाते कि कल आपको मैंने लिखवाया मोलर सॉल्यूशन तो 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलल तो 1 मोलल, तो 1 लगाते नहीं है इसमें, हम सीधा लिखते हैं मोलर, मोलल, फॉर्मल, नॉर्मल, ऐसा। अब बोलो फॉर्मल सॉल्यूशन का मीनिंग क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी, वर्ड फॉर्मेलिटी कहलाई। अब लिखिए फॉर्मेलिटी के बाद, लिख लिया सब लोगों ने फॉर्मेलिटी? अब वेट परसेंट, अब परसेंट में चलते हैं अपन। परसेंट, अगला टर्म परसेंट, ठीक है। परसेंट में परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन,
पहला परसेंट बाई मास, मास को वेट भी बोल सकते हैं, ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, तो ये जो परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन है, एक्चुअली इसको शॉर्टकट हम W बाई W लिख सकते हैं, वेट बाई वेट। क्या लिख सकते हैं? वेट बाई वेट। तो ये जो परसेंट आया वह कहलाया मास परसेंट या वेट परसेंट। वेट परसेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में मास, अपान वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट, और ऊपर यदि हम मल्टीप्लाई कर दें परसेंटेज निकालने के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। ये कहलाया वेट परसेंट। और ये जो वेट परसेंट है कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, वेट परसेंट, ये भी वेट है और ये भी वेट है, दोनों वेट है, तो वेट बाई वेट हुआ। पर ये वेट किसका है और ये वेट किसका है? मीन्स इसमें इसको अपन कैसा लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों मिला के कैसा लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन का ध्यान रखना, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये लिख लिया आप लोगों ने वेट परसेंट। यदि मैं इस 100 को उठा के इधर से इधर कर दूं, ठीक है, ये तो वेट परसेंट यदि दिया जाए तो वेट परसेंट के सामने क्या दिख रहा है और 100 के सामने क्या दिख रहा है? समझ गए? अब मैं इसके क्वेश्चन देता हूं। जैसे सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन दिया, 10% H2SO4 सॉल्यूशन मीन्स, इसका मतलब लिखना है 10% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब लिखना है। तो 10% ये है, देखो इधर, और ये नीचे 100, और 10% मीन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है? H2SO4। तो हम इसे कैसा लिखेंगे? 10 ग्राम ऑफ H2SO4 जो कि सॉल्यूट है, डिजॉल्व्ड या प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यदि मैंने 10% दिया आपको तो 10% का ये मीनिंग हुआ कि 10% मीन्स 10% मीन्स 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यदि मैं इसमें सॉल्यूशन का मास पूछूं तो ये 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम। सॉल्वेंट, अगर मुझे इस केस में मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए तो मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन माइनस 10 ग्राम सोल्यूट इक्वल टू 90 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो ये यूनिट्स मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अब अगर हम सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या टाइट्रेशन, कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो आपको ये पूरी क्लियर होनी चाहिए। अपने को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमें मालूम है, लेकिन वो गड़बड़ हो जाता है। तो यदि मैंने क्वेश्चन दिया कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेट परसेंट। तो अब आप सोचो, वो सिंपल है, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। यहां देखिए, मैंने 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोला। क्या नहीं बोला मैंने? 90 ग्राम सॉल्यूशन नहीं बोला मैंने। 90 ग्राम क्या बोला?
वाटर। अब बताइए वेट परसेंट मुझे निकालना है, वेट परसेंट बाई, ये अब ये जो क्वेश्चन है स्टम में, वेट परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मुझे निकालना है, ऐसा आएगा। और कभी कभी नहीं भी दिया जाए तो हमें पहचानना भी होता है कि वो वेट परसेंट कौन सा है। समझ गए? इस क्वेश्चन का आंसर ये सामने रखा है, 100 को वापस अपन यहां पे शिफ्ट कर दें, एक्चुअल यही है। अब बताइए मुझे वेट परसेंट निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 10 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मुझको, तो ये 90 ग्राम सॉल्वेंट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 इंटू ऊपर 100, तो अब वही 10% आ गया। क्या आ गया? वही 10% आ गया समझ की नहीं? तो यहां पर ये करना ना भूलें, ये वाटर है और ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, और दोनों का मास का सम 100। तो यहां आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन 100, मास ऑफ सॉल्यूट 10 अपॉन 100 इंटू 100, 10%। तो इसलिए मैंने पहले 10% का यहां पर मीनिंग लिख दिया कि 10% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन मींस, तो 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कैलकुलेट द मोलेलिटी, ये देखो मोलेलिटी ऑफ 10% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन कितना सिंपल। कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ 10% H2SO4 सॉल्यूशन, और जो 10% दिया है वह किस टर्म में? 10% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको 10% का पूरा मीनिंग मैंने लिख दिया है, यहां पर लिख दिया है कि नहीं? तो जब भी हमको मास परसेंट दिया जाए तो उसका मीनिंग अच्छे से समझ लें। और अब बताइए मुझे क्या निकालना है? मोलेलिटी। तो मोलेलिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें? अगर ग्राम में दिया हो तो उसे किलोग्राम में बदलना, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। देखो मैं लिख रहा हूं कि नहीं, मैं चाहूं तो डायरेक्ट बोल दूं, लेकिन इसके बाद भी मैं लिख रहा हूं कि आपकी बुद्धि में वो सही तरीके से बैठ जाए। तो बताइए ये 10% ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है? 10 ग्राम। तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 98 ग्राम इनटू, अब बताइए वेट ऑफ सॉल्वेंट, समझ आ गया? तो यहां पर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम और उसे आपने किलोग्राम में बदल दिया। तो अब आप इसकी मोलेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो हाउ टू कन्वर्ट द वेट परसेंट इनटू मोलेलिटी, आ गया? हटा दिया जाए। अब देखिए यदि आप वेट परसेंट को मोलेलिटी में कन्वर्ट करना सीख गए तो अगला क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट द, यहां देखिए ये बदल रहा हूं अब मैं ना, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ 10% बाई मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन।
कैलकुलेट द, अभी आपको मोलेलिटी दिया था, अब क्या दे दिया, मोलेरिटी दे दिया। अब क्या दे दिया, मोलेरिटी दे दिया। कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ 10% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 whose density is 1.2 ग्राम पर सीसी। आपको सबसे ज्यादा आने वाला यही टाइप का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मोल में यही क्वेश्चन पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, weight of solute upon molecular weight of solute into volume of solution in liter। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर हमारे सामने बिल्कुल एकदम क्लियर कट टर्म है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब आपको मोलेरिटी कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम आपको कैलकुलेट करना है, और वो भी 10% बाई मास दिया हुआ है और डेंसिटी भी दी हुई है। ठीक है, तो एक तो तरीका मैं आपको देता हूं सीधा कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। इससे ध्यान दीजिए, मोलेरिटी इक्वल टू वेट परसेंट, याद करने का तरीका, इंटू डी इंटू 10 अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो इससे तुरंत सॉल्व हो जाएगा, पर आप याद रख पाए तब। क्या है, वेट परसेंट इंटू डी फॉर डेंसिटी इंटू 10 अपान मॉलिक्यूलर वेट। देखिए निकालते हैं अपन, एम वेट परसेंट दिया है 10, मॉलिक्यूलर वेट आपको मालूम है डी कितना दिया है 1.2 इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 98। ये आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा ना, समझ आ गया, तो वेरी सिंपल। लेकिन यदि इसे तुमको कंसेप्ट से सॉल्व करना है कि तुम्हें मोलेरिटी दी हुई है, मोलेरिटी निकालना है आपको, 10% बाई वेट दिया और डेंसिटी भी दी है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाए भाई? क्या निकालना, मॉलिक्यूलर वेट तो 98 है ही, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 10 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक तो ये सबसे सिंपल तरीका, इसका फार्मूला ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। फार्मूला टफ होता तो मैं आपसे बोलता कि आप कंसेप्ट सॉल्व करो। ठीक है, मोलेरिटी को मोलेरिटी में मैंने कंसेप्ट से सॉल्व करवाया, फार्मूला नहीं दिया, फार्मूला टफ है, याद रखना, बनापान है। ठीक है, तो काफी टफ है फार्मूला, इसका फार्मूला मोलेरिटी से मोलेलिटी और मोलेलिटी से मोलेरिटी निकालने का फार्मूला याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने क्या यूज कराया था, कंसेप्ट। पर इसका फार्मूला आसान और सबसे ज्यादा आया है यह क्वेश्चन इसका। ठीक है, तो फार्मूले से आप सॉल्व कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें। फिर ये देखो, एक क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द मोलेरिटी ऑफ 98% बाई मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सीसी। ये आया है आईपीएमटी में, तो अब बताइए कैसे सॉल्व करें। ये सामने रखा है हमारे, वेट परसेंट D10 अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट परसेंट कितना, ये दिया है 98, 1.84 ये दी है आपको डेंसिटी, और 10 अपान 98, बताइए कितना आ गया, 18.4 m। ये आ गई इसकी मोलरिटी। ये डायरेक्ट तरीका है। और अगर नॉर्मेलिटी निकालना हो बोलो
तो तुमको एन फैक्टर वाला मामला मालूम है ना। अगर मैंने तुमको नॉर्मेलिटी पूछी तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू ये मोलरिटी कितनी आई, ये आ गई नॉर्मेलिटी। समझ आ गया, समझ आ गया। तो नॉर्मेलिटी निकाल, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो, यहां देखो, अगर मैं नॉर्मेलिटी पूछता तो नॉर्मेलिटी के लिए आप सिर्फ वही का वही फार्मूला, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और ये देखिए वेट परसेंट है 98 इंटू डी है 1.84 इंटू 10 अपान, तुम्हें मालूम है H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 49। देखो वही का आ गया 2, ये हो गया 8.4 और ये हो गया 2। समझ आ गया, बोलो। तो इसका मतलब हम कैसे नॉर्मेलिटी के लिए मोलरिटी आ जाए तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये याद रहा तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही हैं। वहां पर मॉलिक्यूलर वेट तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट। बोलिए मास परसेंट की बातें क्लियर हो गई। अब कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक। अब मास पर परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ये दे दिया जाए, देखो ये आएगा नहीं, पर आपको मैं याद दिला रहा हूं सिर्फ डिफरेंस के लिए, आएगा नहीं, कभी आया नहीं है। अब देखो परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बात समझ आ गई। जैसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 10% बाई मास ऑफ सॉल्वेंट मीन्स, इसका क्या मतलब है, समझ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10% बाई मास ऑफ सॉल्वेंट है, बिल्कुल 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कोई परेशानी तो नहीं। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दा 10% बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, व्हाट विल बी द 10% ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन। 10% बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये दिया जा रहा है आपको 10। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन।
तो अब आपको क्या करना है, ये लिखा, तो सॉल्यूशन के लिए आपको ये प्लस ये ऐड कर देना, माने वो 110 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। समझ आ गया? 110 ग्राम सॉल्यूशन, तो 10 अपान 110 इंटू 100, यह बन गया उसका परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हाउ टू कन्वर्ट द परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ आ गया सबको? ऐसा क्वेश्चन दे दिया, 10% बाई मास ऑफ सॉल्वेंट को कन्वर्ट कीजिए किसमें, बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन दे दूं? When 10% by mass of solvent is given। समझ आ गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये लिख दिया उसका मीनिंग, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, ये हो गया 10 प्लस 100 इक्वल टू 110। और आपको मास बाई सॉल्यूशन निकालना है, तो परसेंट इक्वल टू आ गया 10 अपान 110 इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बोला ये आएगा नहीं, पर फिर भी आपको बोल दिया मैंने। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं और अपन परेशान होते हैं ना, उसके लिए, तो आपकी माइंड में वो क्लियर हो, डिस्टिंक्शन क्लियर हो। अब लिखिए, परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप वेट परसेंट भी दे सकते हैं, वेट परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, अगर इसको आप ग्राम में लोगे तो इसको आप एमएल में लोगे, लीटर में नहीं। क्योंकि अगर आप लीटर में ले लोगे तो वो वेट, वो स्ट्रेंथ बन जाएगी जो कल आपको पढ़ाई, और इंटू परसेंट के लिए 100। एक एक टर्म को समझना होता है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन भी पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ना है। वहां पे परसेंट दिए जाएंगे मोलैलिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी निकालने हैं, और फिर उनका यूज आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला क्वेश्चन है 10% W बाई V, और वो क्या था, W बाई W। तो W बाई V में हम एकदम तुरंत समझ जाएं कि ये है वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? और वो भी किस में, लीटर में नहीं, किस में, ml।
यदि मैं इस 100 को इधर से इधर ट्रांसफर कर दूं, अब बताइए, वेट परसेंट के सामने वेट ऑफ सॉल्यूट है और 100 के सामने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मीनिंग हो गया? हंड्रेड ml ऑफ सॉल्यूशन, समझ आ गया? बहुत आराम से समझो, कोई वो थोड़ी बहुत आराम की चीजें हैं। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कितना सिंपल है। ठीक, ये देखिए, वेट परसेंट लिया 10 अपॉन 100, 10 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, 100 इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आ गया समझ में? अब यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कैलकुलेट द, ये क्वेश्चन है, बोले सर इसमें 10% तो लिखा है, पर ये नहीं लिखा है कि ये WYV होना चाहिए। अगर WYV लिख दे तो अच्छी बात, और नहीं लिखे तो हम समझ लें कि वो WYV है। वो कैसे, ये देखिए, मोलेरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ध्यान देना आप, बहुत अच्छे से इसकी मीनिंग समझें। ये देखिए, वेट वाई वॉल्यूम टर्म है, मोलेरिटी कैसी टर्म है? वेट वाई वॉल्यूम। और अगर आपको कोई और डाटा नहीं दिया है तो 10% अंडरस्टूड हो गया कि वह वेट बाई वॉल्यूम है। जबकि मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको 10% दिया था और डेंसिटी भी दी थी। इसका मतलब वो 10% था वेट बाई वेट, और उसके साथ डेंसिटी दी थी कितनी? 1.2। कितना डिफरेंस है। अगर जरा सा आप मतलब नहीं समझ पाए तो गलत है। तो यहां पर मैंने डेंसिटी नहीं दी है, तो अंडरस्टूड हो गया कि यह जो 10% है वह वेट बाई वॉल्यूम है। आया समझ में? अंडरस्टूड है। अब वो जो अंडरस्टूड वाली चीजें हैं ये ही तो हमें नहीं समझ आते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यह सॉल्व हो गया। बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? ये ऊपर लिखा पूरा, इसका सबसे पहले आपको इसे इसका मीनिंग लिखना पड़ेगा, तो ये मीनिंग लिख दिया। और मीनिंग क्या बोल रहा है? 10 ग्राम सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। और 100 ml कोई भैया आप लिख सकते हैं 0.1। ये देखिए सीधा 0.1 लीटर। ये सॉल्व हो गया साहब, ये आंसर। आप दोनों क्वेश्चनों को आप मैच कीजिए कि 10% बाई वेट में आपको डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सीसी दी जा रही है, और इस 10% में आपको डेंसिटी नहीं दी जा रही है। तो इसका मतलब यह जो 10% है यह ऑलरेडी क्या है? वेट बाई वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of 10% यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, यदि तुमको, हटा दूं अभी,
यदि तुमको ये बात याद हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला ये होता है पाई इक्वल टू, बोलो, एन आर टी अपान वी, और एन जो होता है वी, एन वी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम इन लीटर। ये टर्म कौन सी है देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, एम आर टी। और एम कितना निकाला ये देखिए आपने, ये है। समझ आ गया कि नहीं? अरे वही क्वेश्चन दिया, 10% के आगे ऑस्मोटिक प्रेशर जोड़ दिया, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे तो क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स अपान वॉल्यूम। और मोल्स अपान वॉल्यूम इन लीटर क्या कहलाती है, और ये निकाल के रखी है तुमने, तो ये आ गई है एम आर टी। एम का वैल्यू है, हाँ, 10/98 इंटू 0.1। आर का वैल्यू होता है 0.0821, और टेम्परेचर कितना दिया है, 27 का मतलब 300 केल्विन। ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बताओ, क्या तुम ऑस्मोटिक प्रेशर को बिना इन्हें पढ़े सॉल्व नहीं कर सकते? आ गया समझ की नहीं? कितना टिपिकल है इसको समझना। 10% यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है 27 पर, तो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दैट 10% सॉल्यूशन। एंड व्हाट डू मीन बाय 10% सॉल्यूशन? 10% का मीनिंग समझा, मोलरिटी निकाली, मोलरिटी को यहां पुट किया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया है? क्या फर्क पड़ता है? मैंने यूरिया लिख दिया तो आप यहां 60 कर दीजिए मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया के लिए 60 कर दीजिए, H2SO4 के लिए 90 कर दीजिए, 98, NaOH के लिए 40 कर दीजिए, HCl के लिए 36.5 कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? वो मैंने 98 वो उसको देख के लिख दिया। आ गया कि नहीं समझ? अगर मैंने यहां पे H2SO4 सॉल्यूशन दिया होता तो फिर यहां पे मुझे दूसरी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता, आई फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता, आई बेंटॉफ फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता। इसलिए मैंने यहां पे यूरिया लिख दिया, और ये गलती से यहां पे 98 लिखा था तो वो लिख दिया मैंने। 60 है ना यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्व हो गया। कितना ज्यादा रिलेटेड है, कितना एक दूसरे में मिक्स हैं चीजें, यदि हम उनको क्लैरिटी से नहीं समझेंगे और ये सोच लें कि नॉर्मेलिटी मोलरिटी तो मुझे आती हैं, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, तो बस उसे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी की डेफिनेशन आती है, क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होगा अगर आपने उसे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। आपको स्टोइकियोमेट्री की शीट दे दी मैंने, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एक एक क्वेश्चन उसका लगा लीजिए, बहुत कीमती है वो, उसके एक एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। आपका टारगेट रहना चाहिए, ये जो छुट्टियां मिल रही हैं उसमें क्या कंप्लीट करना है आपको, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। अगर वो कंप्लीट हो गया तो आपका रेडॉक्स आपको मैं मिनटों में करा दूंगा, नहीं तो रेडॉक्स समझ आने वाला नहीं है। लिखिए,
अब हमको देखना है परसेंट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं V बाई V, परसेंट V बाई V, वॉल्यूम परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्वेश्चन दिया गया 60 क्वेश्चन है, calculate the volume percent when the 60 ml of C2H5OH present in the 100 ml of solution। तो बताइए, यहां पर ये भी वॉल्यूम है सॉल्यूट का और ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। ये दिया है 60 ml, ये दिया है 100 ml इंटू मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 60%। मैंने 60 ml इथाइल अल्कोहल लिया, उसमें पानी मिलाता गया, तो कितना पानी मिलाया 40 ml, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml। इथाइल अल्कोहल में 60 ml लेकर के उसमें यदि मैंने 40 ml पानी मिलाया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। समझ गए? मैं इस क्वेश्चन को टर्न कर देता कि C2H5OH को 40 ml वाटर में मिलाया गया तो एल्कोहल का वॉल्यूम परसेंट क्या, तो भी वही था। आ गया कि नहीं समझ में? तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन समझना। और अब आपको मैंने वेट परसेंट को मोलरिटी में, वेट परसेंट को मोलैलिटी में, वेट परसेंट को नॉर्मेलिटी में, सभी में कन्वर्ट करना बतला दिया। अब लिखिए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में यहां ध्यान दीजिए, मैं दो टर्म ले रहा हूं। एक ये जो छोटे मैं सर्कल बना रहा हूं ये सॉल्वेंट के हैं, ये हो गया साफ सॉल्वेंट। और ये जो मैं बड़े सर्कल बना रहा हूं ब्लू कलर के, ये हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैंने कंपोनेंट बी माना था और सॉल्वेंट को मैंने कंपोनेंट ए माना था। दोनों कंपोनेंट हम मान सकते हैं। सॉल्वेंट कंपोनेंट क्या ए और सॉल्यूट कंपोनेंट बी। तो यहां पर आप सॉल्वेंट सॉल्यूट टर्म भूल जाओ और कंपोनेंट टर्म ए और बी कर लो। तो मिक्सचर किसका हो गया ए और बी का मिक्सचर, यानी ए और बी का सॉल्यूशन। तो चाहे सॉल्यूशन बोलो चाहे मिक्सचर बोलो, समझ गए आप? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
जिसे आपने एनबी बोला, इक्वल टू क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यदि मैंने यूज किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो ये Na इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब मुझे मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो, क्या मैंने मोल्स निकालने का केवल यही तरीका बतलाया? मैंने मोल्स निकालने के बहुत सारे तरीके आपको फर्स्ट क्लास में समझाए, ठीक है। ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बस ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको वेट दिया जाए तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके किस में बदल दो, मोल्स में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। उसी तरह आप एक्स से लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। पर बड़ी खास बात, दोनों का सम एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन की बड़ी खास बातें हैं। तो हो गया सिंपल मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी। अच्छा, अगर मान लीजिए कंपोनेंट सी भी होता, यहां देखिए ये लिख लिया सबने, अगर एक और कंपोनेंट होता, ये एक और कंपोनेंट होता तो हम सी बोल देते, तो यहां पर मैं एनसी यूज करता, ठीक। और अब आप समझ गए होंगे कि एनसी निकाल ले, तो यहां पर एनबी प्लस एनए प्लस एनसी, एनबी प्लस एनए प्लस एनसी। अब मेरे पास दोनों आ गए, एक्स ए प्लस एक्स बी और तीसरा एक्स सी, तीनों का सम क्या, तो एक्स इक्वल टू आप निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी, सबका सम हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। बना लिया? अब यदि मान लो आपको क्वेश्चन दिया अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि मोल फ्रैक्शन आप C2H5OH निकालो यदि उनके मास ये दिए जा रहे हैं, सॉल्व करो। हाँ मालूम है मेरे को, हो गया, उसमें कुछ खास बात नहीं है, पर जिनको नहीं आता वे तो करें। दूसरा दे देता हूं, ये जो वेट दिया उसकी जगह परसेंट कर दो। जो वेट दिया है 54 और 46, उसकी जगह 46% और 54% कर दो। उसको डिस्टर्ब मत करो।
नींद एक ऐसी चीज है जो बड़ी मुश्किल से खुश नसीब होती है। ठीक है, लोग पैसा कमा लेते हैं बहुत, नींद नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, लोग यश कमा लेते हैं, बहुत ही बड़े बड़े यशस्वी लोग हैं, लेकिन नींद नहीं कमा पाते हैं। और जिनने नींद कमा ली उनने सब कुछ कमा लिया, तो कुछ नहीं बचता। क्योंकि सब कुछ गवा के नींद कमा पाते हैं। परसेंट। अब बताइए, इसका मालिकुलर वेट 46 होता है, तो ये रखा मैंने मालिकुलर वेट, ये वेट रखा 46 डिवाइडेड बाय मालिकुलर वेट, वेट रखा 54 डिवाइडेड बाय मालिकुलर वेट 18। तो इसके कितने मोल आ गए? 3, और इसके कितने मोल आए? 1। समझ आ गया? समझ आ गया? इसके आपके पास इथाइल अल्कोहल का आया 1 मोल, और वाटर के आए आपके पास 3 मोल। और फार्मूला ये है, अगर आपने 2 कंपोनेंट लिए तो ये ले लीजिए 1/1+3, 3/1+3। समझ आ गया है नहीं? 3/4, 1/4। एक्स ऑफ C2H5OH आ गया भाई 1/1+3, 1/4। कितना? 20.25। यहां देखो, मोल परसेंट, अगर आपको मोल परसेंट पूछा जाता इसका, तो बस मोलों का परसेंट, ये 100, ये आ जाता 25%। तो मोल परसेंट निकालना है तो मोल फ्रैक्शन का ही 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया मोल परसेंट ऑफ बी। मोल परसेंट ऑफ ए निकालना है तो इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माने मोल फ्रैक्शन का 100 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? मोल परसेंट। मोल परसेंट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इनटू 100। मोल परसेंट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इनटू 100। समझ आ गया? तो बताइए, पानी का मोल परसेंट कितना आना चाहिए? एक्स ऑफ वाटर, एक्स ऑफ वाटर कितना आ गया? 3/4.75 मीन 75%। आ गया समझ में? अब देखिए, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन ग्राम में नहीं, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दिया था ये 46% और 54%। ठीक है, 46% क्या दिया मैंने? इथाइल अल्कोहल, और 54% क्या दिया मैंने? वाटर। अब इसे सॉल्व करना। 46% और 54% अगर ऐड करूं तो कितना आ गया? ये 100% को मैं मान लू 100 ग्राम, तो इसको मान लूंगा 54 ग्राम, तो इसको मान लूंगा। ये देखिए, ये वही चीज बन गई। समझ आ गया? टोटल का सम 100 आया, 100 में 54 ये और 46 ये, मीन्स 100 ग्राम में 54 ग्राम पानी और 46 ग्राम वाटर। सेम हो गया। समझ आ गया है नहीं? अरे भाई, 46 और 54 दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 100। मतलब क्या हुआ? 100 में 54 कौन है?
पानी, और 46 किसमें? 100 ग्राम में। इतना ये इतना ये। अब वही क्वेश्चन बन गया, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप वही उसी सॉल्व करेंगे। आ गया समझ? अगर मान लीजिए तुमको बोला गया होता 54% मार्क्स मिले, तो अपन क्या बोलते? 100 में से 54, यही तो बोलते। तो 100 में से 54, अब मार्क्स तो है नहीं, ये तो ग्राम है, तो 100 ग्राम में से 54 ग्राम। ध्यान देखो, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करते, ये देखो, ये क्वेश्चन भी तुम्हें बड़े आसानी से समझ आ गया होगा। आया कि नहीं? क्या दिया? मोलर रेशो, इथाइल अल्कोहल और पानी का मोलर रेशो क्या दिया? 1:3। यानी इथाइल अल्कोहल के कितने मोल? 1। और पानी के, और बताइए एक्स आप C2H5OH निकालना है, कितना आसान, 1/1+3। समझ आ गया कि नहीं? अब लिखिए, ये लास्ट आपको 2 बार या 3 बार आया है जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, और काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। आज की क्लास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, वेट परसेंट इंटू D10 अपान मॉलिक्यूलर वेट, और ये अब आपको मैंने मोल फ्रैक्शन भी समझा दिया है, और मोलेलिटी, ये क्या है? ये मोलेलिटी स्मॉल m है, ये क्या है? स्मॉल m। सॉल्व कीजिए, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है, जस्ट लास्ट ईयर भी पूछा गया है। हो गई नींद? निकाल ली कि नहीं ये बता तू। अब अच्छा फ्रेश है कि नहीं? मुंह धोया ना? अच्छा बढ़िया, ठंडा पानी है कूलर में। देखो, सोने में मैं कभी गुस्सा नहीं होता, खाते जाओ पढ़ते जाओ और ज्यादा अच्छा। खाते जाओ पढ़ते जाओ, एक हाथ से खाते जाओ एक हाथ से पढ़ते जाओ, साफ करके, लेकिन ठीक है, बढ़िया हाथ साफ हो,
एक हाथ से लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, खाते जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बस प्रॉब्लम कहां थी, जहां बात शुरू हुई तो मेरा तो दिमाग ऐसा चटक जाता है बिल्कुल। 0 पॉइंट, बिल्कुल सही, 0.018। कितने लोगों का आंसर आया? बोल तो ज्यादा रहे थे और आंसर हाथ दो खड़े कर रहे हैं, मत कहां सॉल्व किया बताओ? सॉल्यूशन तो बताओ कहां किया तुम लोगों ने? तूने सोचा होगा कि यहां आगे पूछेगा थोड़ी। गया। अरे उठा यार जल्दी, पानी के। तू ऐसी जगह रखता है जहां की मेरा हाथ लग जाए उसमें। चलो, अच्छा यहां देखो, मोल फ्रैक्शन निकालना है तुमको, किसका? सॉल्यूट का। पहली चीज तो ये जान लो तुम्हें सॉल्व क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी निकालना है। और हम क्या जानते हैं कि एक्स बी काय के बराबर है? एन बी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन। ये जरा सोचो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 m सॉल्यूशन। सिर्फ मुझे 1 m सॉल्यूशन का मतलब बता दो, कल आपको मैंने गया था लिख के पूरा, ये 1 m का मतलब। वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हो आप सॉल्वेंट। अब भाइयों यहां पर सॉल्वेंट तो कुछ दिया नहीं है, तो जब सॉल्वेंट कुछ ना दिया रहे तो वो सॉल्वेंट पानी होता है हमेशा, ठीक है? समझ आ गया? जब कोई भी सॉल्वेंट ना गिवन हो तो सॉल्वेंट हमेशा पानी, तो पानी हो गया सॉल्वेंट वाटर। अब एक चीज तो मेरे सामने ये लिखते से आ गई, देखो क्या ये आ गई, 1/1। ये देखिए सॉल्यूट यार 1 मोल, सॉल्यूट कितना है? 1 मोल। और ये मैं निकाल सकता हूं, ये मेरे पास है, कितने ग्राम है पानी, और पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। और वेट है 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट है पानी का 18, ये आ गया 55.5। तो 1 प्लस ये 55.5 और ये आपका आ गया 1/56.5। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0.018, ये लास्ट ईयर ही आया है, ठीक है? कितना इंपॉर्टेंट है ये यार। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो, 1 m 2 m 1/2 m, सेमी मोलर, सेमी मोलर माने 1/2 m, और उसका मीनिंग लिखा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी आ गया, और ग्राम सॉल्वेंट क्या है, डिवाइड करना 18 से मॉलिक्यूलर वेट से, तो मोल आ जाएंगे। समझ आ गया? ये लास्ट ईयर ही आया है आपको, और लास्ट ईयर ने कई बार आ चुका, और काफी सारे एग्जाम्स में आया है। और वैसे भी आपको मालूम होगा पानी की मोलेरिटी कितनी होती है, हमेशा पूछी जाती है। सबको याद है पानी की मोलेरिटी कितनी होती है?
55.5। तो वो कैसे आती है? देखो ऐसे आती है वो। ठीक है, देखो अपन लाते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को मोलेलिटी में और मोलेलिटी को मोल फ्रैक्शन में बदलने का तरीका ये है, सामने देख लीजिए अच्छे से। मोलेलिटी लिखना जहां आ गया, वो कल मैंने तुम्हें बड़े अच्छे से ये लिखवाना सिखाया था, पर इसके बाद भी एक से सॉल्व हुआ, बाकी किसी से सॉल्व नहीं हुआ ये क्वेश्चन। बोलो अच्छे से समझ आ गई हैं ये बातें कि नहीं? मोलेलिटी में, मोलेलिटी को मोल फ्रैक्शन में बदलने की टेक्नोलॉजी, लिखना और सॉल्व कर डालना। सबके एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन, यदि मान लो मैं दूसरा तरीका दूं कि मैंने एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ले लिए। क्या ले लिए? H2 के इतने मॉलिक्यूल, ठीक है? और इसमें कंटेनर में 22.4 लीटर एसटीपी पर मैंने वॉल्यूम मेजर किया और इसमें भर दी मैंने N2। अब बताइए इसका मोल फ्रैक्शन कितना? मोल फ्रैक्शन आप X2 निकालना है तुम्हें, मोल फ्रैक्शन आप H2 निकालना है। H2 का मोल फ्रैक्शन कितना दिख नहीं रहा होगा? H2 है ये, कोई भी N2 निकाल लो चाहे X2 निकाल लो, किसी को भी निकाल लो। तो एक दिया है वॉल्यूम के फॉर्म में और दूसरा दिया है पार्टिकल के फॉर्म में। अगर पार्टिकल के फॉर्म में दिया है तो एवोगैड्रो नंबर से उसे डिवाइड किया तो इसमें कितने, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻20। और पार्टिकल भी उतने दिए हैं, तो ये जो आ गए 1 मोल आ गए। कितने आ गए? बस समझ आ गया तुमको? और यहां वॉल्यूम कितना लिया? और यदि मैं लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपान 22.4, तो याद है वो फार्मूला नंबर ऑफ मोल का ये? तो बताइए कितना वॉल्यूम दिया है आपको, और वो वॉल्यूम जो एसटीपी पर मेजर करते हैं वो कितना होता है, डिवाइड किया उससे, तो इसके भी कितने मोल आ गए बताइए? 1 मोल। ये तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुमको। अगर मैं यहाँ पे 44.8 दे देता, यदि मैं यहां पर 44.8 लीटर N2 दे देता, तो ये कितने मोल आ जाते? समझ आ गया? तो बस X2 इक्वल टू 1/1 + 2 इक्वल टू 1/3। और अगर मोल परसेंट ऑफ H2 पूछा जाता, मोल परसेंट ऑफ H2, तो मैं 1/3 में और 100 का मल्टीप्लाई कर देता, तो ये क्या कहलाते? मोल परसेंट। What do you mean by mole percent? Mole percent is the, बोलो, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ये जो निकाला उसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो परसेंट कहलाता है मोल परसेंट कहलाता है।
कर दूं क्लीन अब इसको? बोलो समझ आ गया पूरा? तो आप किसी भी तरह से क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो मोल फ्रैक्शन को निकालना बहुत सिंपल है। और मोल फ्रैक्शन से मोलेलिटी, मोलेलिटी से मोलेरिटी, मोलेरिटी से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी से कुछ भी, सबका कन्वर्ट करना आना चाहिए। वेट परसेंट को मोलेरिटी में, वेट परसेंट को नॉर्मेलिटी में। एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, सब आ जाएगा आपको। मैंने 3 क्लास पहले ही 11th में ये सब चीजें समझाई। 3 क्लास पहले मैंने उनको पूरा मोल कॉन्सेप्ट समझाया है, और 3 क्लास से चल रहा है उनकी बॉन्डिंग। ठीक है कि नहीं? सब एक एक टर्म, एक एक वर्ड जो तुमको, वो उनको पढ़ा रहा हूं। 11th वाली चीज की बेसिक चीज चल रही है ये। और कितने इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना सिंपल है। और ये नहीं आएगा तो आपको कैसे आप आगे की चीज सॉल्व करोगे? और हमें बड़ी गलतफहमी रहती है कि हमें आता है। देखो, आना तो चाहिए, आना अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं आता है तो उसे सही कंसेप्ट से सीखिए, तब आप सही कर पाओगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, देखिए अभी तुमने वेट परसेंट लिखा था, ये देखिए वेट परसेंट फिर से लिख रहा हूं मैं। ये देखिए वही चीज यहां दिखाई दे रही है मुझे जो यहां दिखाई दे रही है। वेट परसेंट इक्वल टू द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, दोनों का सम वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहां देखिए, अगर तुमने ऊपर 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया पीपीएम, और अगर तुमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया परसेंट। मैं बोलता हूं तुम्हें 10 नंबर का पेपर दिया, तुम्हें 8 नंबर मिले। 10 मार्क्स का पेपर दिया, 8 मार्क्स मिले, तो कितने परसेंट? 8 अपॉन 10 इंटू 100। और मैंने क्वेश्चन दिया कि तुम्हें 10 मार्क्स का पेपर दिया, ठीक है, 10 मार्क्स का पेपर दिया, और तुम्हें 0.00008 नंबर मिले, तो कितने पीपीएम? यानी समझना मेरी बात को, 10 में से 8 मिले तो परसेंट निकालने में प्रॉब्लम नहीं गई, तुमने 80 बोल दिया, ठीक है। लेकिन यदि 10 में से 0.008 नंबर मिलते और मैं परसेंट बोलता तो 0.008 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, तब भी इतने कम आए कि किसी को बताने में शर्म आएगी। तो कृपा करके जब भी मार्क्स कम मिले तो तुम पीपीएम में बताया करो। तो जब कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, जब कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, तो फिर परसेंटेज की बजाय पीपीएम कंसंट्रेशन यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? पीपीएम। ये कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? समझ आ गया? तो कितनी सिंपल है दोनों, देखो। अगर 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो वह बन गया वेट परसेंट, और 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया पीपीएम, ठीक है। और
अगर 10 टू द पावर 3 माने 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो बन जाता पीपीटी, पार्ट्स पर 1000, प्रेसिपिटेट नहीं, या पीपीटी बोले प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब कोई समस्या हो तो बताओ, समझ आ गया? अगर मान लो मैंने बोला कि 10 ppm का क्या मीनिंग, तो 10 ppm का मीनिंग समझने के लिए बड़ा अच्छा तरीका कि तुम इसको उठाओ और यहां रख दो, डिवाइड कर दो 10 टू द पावर 6। ppm 10 दिया, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 10 ppm का मीनिंग हो गया 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखिए, इसका मतलब पीपीएम को कैसे डिफाइन किया जाए? 10 टू द पावर 6 ग्राम में 10 ग्राम सॉल्यूट है। 10 टू द पावर 6 ग्राम में 10 ग्राम सॉल्यूट है। समझ गए? 10 टू द पावर 6 बहुत सारा होता है और उसमें भी 10 ग्राम। ठीक है, और यहां देखो 10% वेट बाय वेट, इसका क्या मीनिंग? वही चीज बताइए, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यदि कोई चीज 100 ग्राम में प्रेजेंट है तो वो परसेंट, और अगर 10 टू द पावर 6 ग्राम में प्रेजेंट है तो वो पीपीएम। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का कोई पार्ट 10 टू द पावर 6 पार्ट में है तो वो कहलाया पीपीएम। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट present in 10 to the power 6 part of the solution is called ppm, and number of parts of solute present in 100 gram of the solution is called percent। सिंपल हो गया ना? आ गया समझ कि नहीं? तो यदि मान लो मैं क्वेश्चन दे दूं कि 10 ppm को वेट परसेंट में बदलिए, अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? ये दोनों अच्छे समझ गए आप लोग? तो पीपीएम कंसंट्रेशन कब यूज की जाती है? जब क्या होता है, कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। समझ गए? जैसे बिच्छू ने काट लिया, वो बिच्छू ने काटा तो जहर अपने अंदर गया कुछ तो, या बर्रैया ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, तो जो जहर गया तो इतना कम गया वो कि उसको हम परसेंट में नहीं बताएंगे। सबसे बेटर तरीका हो जाता है पीपीएम। ठीक है, हाँ, सांप ने काट लिया तो मैं परसेंट में बता दूंगा, फिर अजगर काट लेना तो फिर परसेंट में भी नहीं बता पाते हैं, फिर तो अजगर में परसेंट बताते हैं। समझ गए? अब मेरा क्वेश्चन लिखिए, 10 ppm को वेट परसेंट में बदलिए। व्हाट इज द वेट परसेंट ऑफ 10 ppm सॉल्यूशन? क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाट इज द वेट परसेंट, ये क्वेश्चन करिएगा। व्हाट इज द वेट परसेंट ऑफ 10 ppm सॉल्यूशन? तो भाइयों, सबसे पहला काम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 ppm का मीनिंग लिखना है। तो पहला काम क्या? ये 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और अब ये फार्मूला लगा दीजिए। देखिए इधर पहला काम क्या किया मैंने, ये कि जो पीपीएम दिया उसका मीनिंग लिखा, और दूसरा काम ये अब मुझे वेट परसेंट निकालना है। इससे मुझे समझ आ गया सॉल्यूट कितने ग्राम है और सॉल्यूशन कितने ग्राम है। बस देखिए, ये सॉल्यूट हुआ 10 ग्राम, सॉल्यूशन हुआ 10 टू द पावर 6, और परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना? 100 से। कितना आ गया?
10⁻³ ये आया। आ गया समझ? आया कि नहीं समझ सबको? तो कैसे मैंने पीपीएम को वेट परसेंट में बदला, वो आना चाहिए आप। मेरा क्वेश्चन नीले कलर से लिखा हुआ है, व्हाट इज द वेट परसेंट ऑफ 10 ppm सॉल्यूशन। तो पहली चीज मुझे 10 ppm का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। क्या मीनिंग हुआ? 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया। इससे मुझे समझ आ गया सॉल्यूट कितने ग्राम, 10 ग्राम, सॉल्यूशन कितने ग्राम, 10⁶ ग्राम। माने ऐसा बोल सकते हैं कि 10⁶ का पेपर हुआ और अपने को 10 मार्क्स मिले। 10⁶ का पेपर हुआ और अपने को उसमें 10 मार्क्स मिले, तो कितने परसेंट मार्क्स? ये देखिए इतने परसेंट मार्क्स, 10⁻³ मार्क्स मिले। बोलो पीपीएम को वेट परसेंट या वेट परसेंट को पीपीएम। अब उल्टा अगर मान लो मैं वेट परसेंट देता और पीपीएम पूछता तो वेट परसेंट का मीनिंग लिखते और पीपीएम में उसका वैल्यू रख देते। कितना रखते? 10 ये, 100 ये, और 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते। समझ आ गया या नहीं? तो देखो एक कन्वर्ट करने में, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, ये आपको आना चाहिए। आप देखिए वो तो प्रिंसिपल है कि पूरा कोर्स को बहुत ईमानदारी से, पूरी सभ्यता के साथ, ठीक है, क्या बोला उन्हें, पूरी सभ्यता के साथ 2 साल पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमको उस पर कॉन्फिडेंस आता है और तब हम सिलेक्ट हो पाते हैं। अब चाहे 11th और 12th में 2 साल पढ़ लो, और चाहे बिल्कुल 2 साल मत पढ़ो, 2 साल ड्रॉप लेके पढ़ लो, या 12th में अच्छा खासा पढ़ लिया तो 1 साल ड्रॉप लग सकता है। तो वो तो पूरा सिलेबस 2 साल का है, पूरी सभ्यता के साथ 2 साल पढ़ना पड़ता है। सभ्यता में सारी चीजें आ गई, ठीक है। देखो इधर, व्हाट इज द वेट परसेंट ऑफ द 10 ppm सॉल्यूशन। अब मैंने व्हाट इज द वेट परसेंट की जगह व्हाट इज द कैपिटल एम मोलरिटी ऑफ द 10 ppm सॉल्यूशन ऑफ NaOH solution. What is the molarity of NaOH solution whose concentration is 10 ppm? तो भाइयों पहले समझो, पहला काम 10 ppm का मीनिंग लिखा, और दूसरा काम ये मोलरिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब आपको बोले सर यहां तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो अब यहां पर मैं थोड़ी सी बात चेंज करता हूं। पीपीएम को कितने भी डिजाइनों में लिखा जा सकता है, पीपीएम को कितने भी डिजाइनों में लिखा जा सकता है। यहां देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान वेट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये ले लिया। दिस इज द पीपीएम वेट बाई वॉल्यूम पीपीएम, वेट बाई वॉल्यूम पीपीएम। बोले सर वॉल्यूम लिख डाला आप, भाई ग्राम इतना कम। जरा सोचो, मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारे घर केवल 1 टीस्पूनफुल शक्कर बची है, ठीक है, एक चाय की चम्मच के बराबर शक्कर रखी है। अब मम्मी चाय बनाने गई तो मेरे लिए चाय बना लाई, मैं थोड़ा फील करूंगा कि थोड़ी चाय में शक्कर कम है, ठीक है, तो तुम्हारी मम्मी कह देगी हम लोग फीकी पीते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम,
अगर मान लो तुम्हारे घर गलती से एकदम ये सारे स्टूडेंट हैं, ये सब एक साथ पहुंच गए और चम्मच शक्कर बस उतनी है। अब चाय बनाई, अब बोलो उस चाय में शक्कर का परसेंटेज इतना कम है कि उस शक्कर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? तो वेट को, इसका वेट इतना कम है सॉल्यूट का कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया है, कोई ज्यादा अंतर नहीं, डेंसिटी नेग्लिजिबल हो गई है उसकी। समझ गए? तो वेट को आप क्या लिख सकते हो? सीधा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात समझ आ गई? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। अब 10 ppm का मतलब हो गया 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए वेट कितना दिया है? 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 और वॉल्यूम कितना है? 10 to the power 6 ml, जिसको आपको 10 to the power 3 से डिवाइड करके किस में बदल देना है? लीटर में। ये हो गया सॉल्व। भैया ml में है और ml को किस में बदलना है? लीटर में, क्योंकि विद्या लीटर वाली है, ml वाली नहीं है। समझ आ गया ना? तो 10 to the power 6 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3, तो ये आ गया 10 to the power 3 लीटर, और अब ये मोलरिटी में बदल गया। तो हाउ टू कन्वर्ट द ppm इनटू मोलरिटी? तो मोलर ppm को, ये भी ppm है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ppm भी हो सकता है। देखो इधर, ये भी ppm हो सकता है, v अपान v वॉल्यूम ऑफ ये सॉल्यूट है अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इनटू 10 to the power 6, ये भी ppm है। सॉल्यूट का वॉल्यूम भी ml में ले लो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी ml में ले लो और 10 to the power 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो v अपान v इंटू 10 to the power 6, यह भी ppm है। किसी भी तरह की कंसंट्रेशन यूनिट में 10 to the power 6 पार्ट में जितने पार्ट सॉल्यूट होते हैं वह कहलाता है ppm। ऐसा क्वेश्चन दे देता मैं कि 10 ml इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 10 लीटर ऑफ वाटर, तो 10 ml और 10 लीटर का मतलब हो गया 10,000 लीटर, और उसमें 10 ml तो 10,000 प्लस 10, मत लिखो 10,000 प्लस 10, 10,000 लिख दो, काम चल जाएगा। क्यों? 10,000 प्लस 10 में और 10,000 में क्या अंतर है? किसी के पास 10 रुपए और किसी के पास 10,000 रुपए। ठीक है, जिसने 10 रुपए खर्च किए वो जीरो हो गया, और जिसने 10,000 वाले ने 10 रुपए खर्च किए तो अब उसके पास कितने बचे? तब भी 10,000 ही बोलेगा वो। क्यों? 10 रुपए को काउंट नहीं करेगा वो। और किसी की उधारी देना हो 10,000 रुपए और 10 रुपए कम दिए, तो जो लेने वाला है, उधारी लेने वाला, वो भी कहे चल कोई बात नहीं 10 रुपए। क्या मतलब हुआ इसका? कि 10 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बोलो पार्ट्स पर मिलियन समझ आ गया? और इस तरह से ये कंसंट्रेशन टर्म सारी समाप्त हो गई, और मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी सबका यूज टाइट्रेशन में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सॉल्यूशन में, सब जगह करेंगे। और इसको बहुत अच्छे से आप एक बार पढ़ के और बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं अगली क्लास जब भी होगी तो उसमें अब आपको नॉर्मेलिटी और उन सबके बड़े अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं।